आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट में दबाव साफ तौर से देखने को मिल रहा है। 18,000 ये निफ्टी ने ब्रीच किया है और अब दिन के निचले स्तरों पर आकर कर रहा है ट्रेड। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो टूटा है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट 18,000 का। फिलहाल 17,978, तो डिसाइसिवली नीचे ट्रेड करते हुए 18,000 के 1% नीचे अब निफ्टी आ चुका है। प्रेशर चौतरफा दिख रहा है आज बाजार में। आप निफ्टी बैंक को देखिए, मिड कैप इंडेक्स देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, सभी में गिरावट हावी है। निफ्टी बैंक एक बार देखते हैं, लेकर आते हैं स्क्रीन पर। और अब से कुछ देर पहले सिर्फ 350 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही थी, अब यहां पर और गिरावट गहराई है। दिन के ऊपरी स्तरों से 3.5% 350 पॉइंट नीचे आ चुका है और अंकों के हिसाब से अभी भी 450 पॉइंट की कमजोरी है। दिन के निचले स्तरों पर मिड कैप इंडेक्स डे लो पर है, यहां भी 1.25% से लेकर 1.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो दबाव चौतरफा है और अब बाजार ऑफिशियली डे लो पर कर रहा है ट्रेड। तो इस समय के संकेत क्या है विदेशी बाजार के फ्रंट पे, क्योंकि जो संकेत विदेशी बाजारों से कमजोर मिले थे उसी की तर्ज पर हमने प्रेशर माउंट अप मार्केट में होते हुए देखा है। और अभी का अगर हाल देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स का, तो यूएस के जो मिड टर्म रिजल्ट्स आए हैं, वापस से इन्फ्लेशन की जो चिंता उभरी है, उसके कारण हमने चौतरफा गिरावट देखी है ग्लोबली भी। इस समय का एशियाई बाजारों का हाल दिखाते हैं। निक्केई 1% नीचे, शंघाई आधा % नीचे, हैंगसेंग 2% नीचे है, कॉस्पी 1% नीचे है। तो एशिया के सभी बाजार गिरावट में डूबे हुए हैं। एक स्ट्रेट टाइम्स है जो फ्लैट टूवर्ड पॉजिटिव बास के साथ कर रहा है ट्रेड। अमेरिका की फ्यूचर्स देखते हैं। देखिए अमेरिका में ऑलरेडी कल हमने एक रिएक्शन देखा, अभी फ्यूचर्स आपको सुस्त दिखाई दे रहे हैं, इनफैक्ट पॉजिटिव बास के साथ ही कर रहे हैं ट्रेड। हालांकि जो ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो उतनी बढ़त नहीं है। सिर्फ 0.11% ऊपर डाउ फ्यूचर्स है और नेस्डेक का फ्यूचर 0.36%, तो 1/4% ऊपर दोनों ही अमेरिका के फ्यूचर्स कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन अब करना क्या है इस गिरावट के बाद, जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, रिमेनिंग सेशन में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये समझाने के लिए प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे व्यू लेंगे। लेकिन अब तक मार्केट की बड़ी बातें आपको बता देते हैं, फिर गाबा साहब का लेंगे इंडेक्स पर व्यू। तो मार्केट में प्रेशर बिल्डअप होते हुए डेलो पर इंडियन मार्केट 18,000 के नीचे निफ्टी आ चुका है। वीक ग्लोबल क्यूज की वजह से बैंक निफ्टी 1% नीचे है, मिड कैप्स में कमजोरी ज्यादा है, सभी सेक्टर्स लाल निशान में है। सबसे ज्यादा प्रेशर आपको ऑटो में दिखेगा। कंज्यूमर स्टॉक्स जो है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, वहां पर प्रेशर है। रियल्टी में प्रेशर बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में जाएंगे तो काफी सारी पॉकेट है जहां पर प्रेशर है। सरकारी बैंकों के स्टॉक्स जो इंडेक्स हमने एक महीने में 26% दौड़ते हुए देखा, वहां प्रॉफिट टेकिंग है, वो कंप्लीटली प्रॉफिट टेकिंग है। लगातार चलने के बाद बाजार का मूड बिगड़ा तो लोग मुनाफा लेकर जा रहे हैं। सरकारी बैंक स्टॉक्स नीचे हैं, सीमेंट स्टॉक्स पे कमजोरी है, फर्टिलाइजर, केमिकल स्टॉक्स, थोड़ा अर्निंग से भी कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स का मूड आज के सेशन में बिगड़ता हुआ दिखा है। गाबा साहब है हमारे साथ। गाबा साहब पहले तो बताइए निफ्टी पर अब रिमेनिंग सेशन के लिए व्यू, फिलहाल 18,000 के नीचे ट्रेड करते हुए। तो क्लियर कट वीकनेस है, कहाँ रुकेगी कहना मुश्किल है, लेकिन है डाउन। जो भी अपमूव मिलते हैं वो रेजिस्टेंस मिल जाते हैं और वहां पर सेलिंग आ जाती है। तो निफ्टी वीक है, 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 18,000 के बीच हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यस, बैंक निफ्टी 41,500 बीच हो चुका है, उसके नीचे थोड़ा ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी वीकनेस है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। बाउंस जो भी मिलते हैं वहां पर सेलिंग आ जाती है, तो फिलहाल वीक नजर आएगा। जब तक कि बाउंस कंफर्म नहीं होता तब तक हम मानेंगे वीक है निफ्टी और बैंक निफ्टी। और स्टॉक्स गिना चुना देखेंगे तो वहां पर भी बाय सिग्नल्स नहीं मिल रहे। तो मार्केट कमजोरी दिख रहा है, 18,000 के नीचे फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर ही रहा है। तो इंडेक्स का हाल फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक्स भी प्रेशर तो देखने को मिल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। काबा साहब, 2 ट्रेड्स जो आपने निकाले हो कोई? एक ऐसे आता है लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजिकल सर्विस, एलएनटी टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, जो कि ट्रेड कर रहा है 3655 पे। पॉसिबल है कि इसमें आपको मिले, ऐसा कुछ होता है तो 3,700 पॉसिबल है। स्टॉप होगा करीब 3640 का, LTTS। और मेरे ख्याल से कुछ मिल नहीं रहे हैं, तो आई थिंक आई स्किप इट आउट, एक ही दे देता हूँ। जब स्टॉक गिनने में ठीक है, एक ही ट्रेड दे देते हैं, LTTS। तो गाबा साहब यहाँ पे LNT की नहीं, LTTS टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, राइट? IT क्षेत्र की कंपनी जो है, LNT नहीं LTTS,
यहाँ खरीदारी करने की सलाह है 35 रुपए ऊपर। इस बीच गुजरात गैस को फटाफट से लेकर आते एक्सपर्ट यहाँ पर अर्निंग्स के बेसिस पे आते हुए दिखा है। मुनाफा 382 करोड़ से बढ़कर 404 करोड़ हो गया है सीक्वेंशियल बेसिस पे। स्टॉक में एक रिएक्शन 517 तक गया, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का होते हुए तो ये गुजरात गैस में फिलहाल का मूव अर्निंग्स के बेसिस पे, लेकिन जो भी स्ट्रेंथ बनी वो वापस टिकती हुई फिलहाल तो नहीं दिख रही, क्योंकि स्टॉक एक स्पाइक दिखाने के बाद थोड़ा सा नीचे आ रहा है। 517 के हाइज इसने अर्निंग्स आते आते लगाए, फिलहाल 511 के आसपास कर रहा है ट्रेड। गाबा साहब एक क्विक कमेंट गुजरात गैस पर, अर्निंग्स के बाद रिएक्शन के बाद वापस थोड़ा हल्का होते हुए, क्या कमेंट्स हैं? गुजरात गैस में चार्ट निकाल लेता हूँ, गुजरात गैस का मिल जाता है तो जरूर दिखा दूंगा आपको। लेट्स सी, गुजरात गैस, यस चार्ट मिल गया मुझे। अर्निंग्स के बाद लगता है कि 500-505 एक जोन है, यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो 520-22 देखने को मिल सकता है। ट्रेड कर रहा है 512 में, तो ट्रेडिंग बेट बन सकता है गुजरात गैस में। हालांकि आपको बता दें जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर आए, फिर चाहे वो एबिटा की पिक्चर हो या मार्जिन्स की हो, जो एक्सपेक्ट किया गया था अर्निंग्स में उससे बेहतर नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए, वापस अपनी स्ट्रेंथ गेन करते हुए 514-515 पर कर रहा है फिलहाल ट्रेड। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहले तो देखिए इंडेक्स दिन के निचले स्तरों पर है, 1.5% की कमजोरी मिड कैप इंडेक्स में फिलहाल दिखाई दे रही है। ज्यादातर पॉकेट्स आपको प्रेशर वाली ही दिखाई देंगे मिड कैप्स में। सबसे पहले सरकारी बैंक दिखाते हैं, यहाँ पर काफी इंटरेस्ट रहा है बायर्स का, ट्रेडर्स का। यहाँ प्रॉफिट टेकिंग आई है आज। बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, जेएनके बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 4 से 5% स्लाइड करते हुए आज के सेशन में। केमिकल स्टॉक्स, दीपक नाइट्राइट के अर्निंग्स का एक इम्पैक्ट पूरे स्पेस में। गुजरात एल्कलीज पर भी न्यूज इंपैक्ट 8% नीचे, 9% नीचे दीपक नाइट्राइट, सुमितोमो केमिकल 2.5% नीचे, सुदर्शन केमिकल 4.5% नीचे ट्रेड करते हुए। सीमेंट स्टॉक्स, रामको सीमेंट अगेन अर्निंग्स का इंपैक्ट, स्टॉक फिसला 8%, बाकी सीमेंट स्टॉक्स में भी प्रेशर। डालमिया भारत 3% नीचे है, मंगलम सीमेंट 6% नीचे, जेके लक्ष्मी सीमेंट में 4% की कमजोरी। फर्टिलाइजर्स सिमिलरली कोरोमंडल इंटरनेशनल, जीएनएफसी, चंबल फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर ये 5-5.5% तक टूटे हुए हैं आज के सत्र में। रियल्टी में ओबरॉय, लोधा, डीएलएफ, शोभा कमजोरी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब 2-3 पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर थोड़ा एक्शन हरे निशान की तरफ हो रहा है। उसमें इंश्योरेंस स्टॉक्स, जीआईसी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस मजबूती पकड़ते हुए आज के सत्र में 5-5.5% का मूव। पेपर हमने कल भी जिक्र किया था, पेपर स्टॉक्स कल भी मजबूत थे, आज भी जेके पेपर, इमामी पेपर, स्टार पेपर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। आईटी स्टॉक्स में एलटीटीएस का गाबा साहब ने जिक्र किया, ये स्टॉक हमारी लिस्ट में भी है। इसके अलावा एलटीआई, सिग्नेटी टेक, अकेले अकाले यहाँ पर 1 से 5% तक की मजबूती है। कुछ न्यूज इंपैक्ट वाले स्टॉक्स कराते हैं आपकी स्क्रीन पर जहां पर न्यूज स्पेसिफिक एक्शन रहा है। दीपक नाइट्राइट न्यूज फ्लो में अर्निंग्स का 9% नीचे, 10% नीचे औरबिंदो फार्मा, एमडी रिलेटेड जो न्यूज आई उसका एक प्रेशर अब और माउंट होते हुए। गोदरेज प्रॉपर्टीज 5% ऊपर अच्छे अर्निंग्स के बाद। एक बार औरबिंदो फार्मा को लेकर आते हैं, 10% नीचे अभी ये स्टॉक आ चुका है और दिन के निचले स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। तो यहाँ पर प्रेशर अब और एक्सटेंड होते हुए डे के लोअर लेवल्स पर ये स्टॉक आ चुका है। खबरें भी ऐसी रही हैं जिसने मूड बिगाड़ा है इस स्टॉक का। जो सारथ रेड्डी हैं, जो कि एमडी ईडी है कंपनी के, उनको ईडी ने अरेस्ट किया है। तो होल टाइम डायरेक्टर थे पी सारथ, जिनको अरेस्ट किया है, तो उसी की वजह से यहाँ पर प्रेशर माउंट होते हुए दिल्ली लिकर पॉलिसी का कोई केस था जिसके कारण में ये डिसीजन लिया गया है। गाबा साहब क्विकली कोई सपोर्ट देख रहे हैं औरबिंदो फार्मा में प्रेशर बढ़ते हुए? वेल, औरबिंदो फार्मा आज फार्मा क्षेत्र अच्छा लगता था, लेकिन औरबिंदो फार्मा की बात करें तो जो ब्रीच हुआ है काफी अच्छा ब्रीच हुआ है, सब 10% डाउन है, इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। मेजर लेवल 510 था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो वो भी ब्रीच हो चुका है। अब क्या, मेरे ख्याल से लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। न्यू लो पर चल रहा है, आई थिंक लेट्स फॉरगेट इट, 510 का स्टॉप लगाकर चलिए, और भी लोअर लेवल करीब 450, 460 देखने को मिल सकते हैं औरबिंदो फार्मा। तो और गिर सकता है इन स्तरों से, 460 तक जाने की पॉसिबिलिटी है और औरबिंदो फार्मा में 487 पर कर रहा है ट्रेड। तो न्यूज इंपैक्ट, अर्निंग्स इंपैक्ट, स्पेसिफिक मूव्स हम आज के सेशन में स्टॉक्स पर देख रहे हैं। लेकिन रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। मैकडॉनल्ड चलाने वाली कंपनी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के नतीजे बेहतर रहे हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी के 48% बढ़ी है और कंपनी घाटे से मुनाफे में भी आ गई है। कंपनी के मार्जिन में जोरदार उछाल रहा है और ये 3.5% से बढ़कर सीधे 17% के करीब पहुंच गए हैं। कंपनी के नतीजे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के वाइस चेयरमैन अमित जातिया मौजूद है। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशंस स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स पोस्ट करने के लिए। और अगर हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखें तो ये भी वाई बेसिस पे 40% रही है, जो कि एस्टिमेट से कहीं ज्यादा है। तो पहले तो ये कि क्या ट्रिगर्स रहे जिसने अर्निंग्स को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आप पोस्ट कर पाए?
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये देखिए फोर्थ क्वार्टर है जब हमारी रिजल्ट्स हैव सॉर्ट ऑफ ब्रिक बाय ब्रिक अच्छे रहे हैं, और उसका मेन रीजन ये है कि देखिए जब आप कंज्यूमर को फर्स्ट रखते हैं और सारी स्ट्रैटेजी उसके बेसिस पे बनाते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि टैक्टिकल नहीं है, डिस्काउंटिंग के ऊपर नहीं है। तो इसमें 3 या 4 चीज हमने किए हैं जिसपे ये काफी इट हैज हेल्प्ड अस फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले तो ऑमनी चैनल स्ट्रैटेजी के हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख रहे हैं। एंड जब इन स्टोर बिजनेस वापस आया इस क्वार्टर में ओवर द प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट 96% ग्रोथ, तब भी डिलीवरी का बिजनेस 12-13% से फिर भी बढ़ा है। तो इसलिए वो इंक्रीमेंटल बिजनेस से टोटली 50% की टॉप लाइन ग्रोथ हो गई। एंड अभी कंज्यूमर्स के लिए मैकडॉनल्ड्स हर जगह बहुत आसानी से अवेलेबल है एंड पेमेंट भी बहुत कन्वीनियंट है। तो ये एक बात है। दूसरी बड़ी बात है अराउंड आवर मेन्यू स्ट्रेटेजी। तो मेन्यू में भी हम जो आईओ का आप अगर कंस्ट्रक्ट देखेंगे तो मैकडॉनल्ड्स ऑलरेडी स्नैकिंग डे पार्ट में बहुत स्ट्रांग है, और हमारा अब फोकस रहा है कि मील्स में हम कैसे आगे कंज्यूमर को बढ़े और ब्रांड का रेलेवेंस कैसे बढ़ाएं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने हमारी जो फ्राइड चिकन की स्ट्रैटेजी है, गॉर्मे बर्गर्स की स्ट्रैटेजी है, उसको हमने कंसिस्टेंटली कंज्यूमर को दिया एंड कंज्यूमर से वो कनेक्ट हो गया एंड वापस वो हमको रिवॉर्ड किए विद मोर बिजनेस। सो आई थिंक ये 2 या 3 चीजें हैं। उसके अलावा हम छोटे टाउन्स में जा रहे हैं, ब्रांड हैज बीन वेरी वेल कनेक्टेड। All of this put together continues to give good results. साथ ही मिजी अगर हम आपके ओवरऑल सेल्स को देखें तो 55% सेल्स आपकी डिजिटल चैनल के थ्रू आती है। तो क्या प्लान्स हैं, क्या फर्दर आप डिजिटल फोकस इंक्रीज करेंगे, डिजिटल साइड पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, कोई स्ट्रैटेजी इस तरीके की? जहां तक 3POs का सवाल है, आप देखिए द बिग डिफरेंस हैज बीन कि हम उनको पार्टनर्स की तरह ट्रीट करते हैं एंड वो हमको पार्टनर्स की तरह ट्रीट करते हैं। वी डोंट सी देम एज सॉर्ट ऑफ एनिमीज, यू नो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने इस डिमांड को क्रिएट किया है डिलीवरी का, जबकि मैकडॉनल्ड्स 2005 से डिलीवरी कर रही है, तो हमारा फाउंडेशन रेडी था। फिर हमने 2015-16 में अपना खुद का ऐप लॉन्च किए एंड वो भी कंज्यूमर को एक लॉयल्टी बेस्ड, जो हमारे लॉयल कंज्यूमर्स हैं वो हमारी ऐप को प्रेफर करते हैं। अभी ऑलमोस्ट 22 मिलियन पीपल हमारे ऐप को डाउनलोड किए हैं एंड उसमें ट्रैक्शन बहुत ही अच्छा आ रहा है। जैसे हम यूजर इंटरफेस को इंप्रूव करते जा रहे हैं, कस्टमर का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लॉयल्टी की स्कीम्स उसमें डाल रहे हैं एंड देन डेफिनेटली गिविंग देम कुछ अच्छे ऑफर्स देते हैं उनको। बट गुड न्यूज ये है कि हमारा बैलेंस बहुत अच्छा है। अगर हम 3POs को एज वन नहीं देखें, बट पर्टिकुलरली स्विगी है, जोमेटो है एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर्स, एंड हमारे ऐप को देखें तो तीनों बहुत ही इवन कील पे चल रहे हैं। सो आई एम क्वाइट हैप्पी कि तीनों में अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, विच इज लीडिंग टू गुड रिजल्ट्स। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर स्टोर एडिशन टारगेट्स के बारे में जानना चाहें तो क्या प्लानिंग है फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स? नहीं, जरूर। देखिए वो नए स्टोर्स विल एक्सेलरेट ही होंगे। नॉर्मली ये ट्रेंड मैंने देखा है लास्ट 10 साल से कि वो लास्ट 6 महीने में ज्यादा स्टोर्स खुलते हैं। तो हमारा टारगेट 200 स्टोर का है इन 3 to 5 years एंड उस बेसिस पे इस साल दैट इज FY23 में 35 to 40 स्टोर जरूर खोलेंगे। आप देखेंगे इन द नेक्स्ट 6 months वो मोमेंटम आ जाएगा। ओके। अच्छा, एक चीज और अमित जी, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो व्हीट हो या व्हीट फ्लोर प्राइसेस हो वो इंक्रीज हुए हैं, तो यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन तो बड़ी है, एग्री कमोडिटीज के प्राइसेस अप हुए हैं। तो फिलहाल कैसे डील कर रहे हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन से, और कोई प्राइस हाइक स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड? मैं बहुत ही प्राउड हूँ बोलने के लिए कि मैकडॉनल्ड्स हमेशा वैल्यू फॉर मनी रहा है और मैकडॉनल्ड्स वैल्यू फॉर मनी रहेगा। जब हम प्राइसिंग के बारे में सोचते हैं तो कंज्यूमर को पहले रख के सोचते हैं। इट इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर एंड हम कंपनी है, हम अब्सॉर्ब करते हैं बिकॉज उनको कंसिस्टेंट प्राइसिंग कैसे दें, हमारी सारी थिंकिंग उसी पे चलती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी एक फिलॉसफी रही है जो हमने 10-20 साल से इनफैक्ट कर रहे हैं कि हम प्राइस इंक्रीज 3 to 5% ही करते हैं। उसके अलावा हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं प्रोडक्टिविटी ग्रोथ पे। तो पर्टिकुलरली 3 लीवर होते हैं मार्जिन इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहले तो रॉ कॉस्ट कंट्रोल, उसके अलावा प्रोडक्ट मिक्स एंड देन मेन्यू प्राइस इंक्रीजेस।
अभी लास्ट 2 साल जब कोविड चल रहा था तो हमने प्राइस इंक्रीज जरा भी नहीं करी, एंड ऑब्वियसली इसके कारण हम थोड़ा पीछे रह गए थे। आगे में हम 3 to 5% ही करेंगे। ये साल बिटवीन 5 to 7% का हमारा रहा है मेन्यू प्राइस इंक्रीज का, बिकॉज इन्फ्लेशन हैड थोड़ा इम्पैक्ट हमको हो गया था, बट थैंकफुली अभी मॉडरेट हो रहा है इन्फ्लेशन, एंड हम नॉर्मली कवर और हेज कर लेते हैं। तो आई थिंक आउटलुक मुझे ठीक लग रहा है नेक्स्ट 6 महीने के लिए, अनलेस ऑफ कोर्स सम अनटोल्ड थिंग हैपेंस। आजकल कुछ भी होता है, तो हम तो प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए, बट कंज्यूमर को नी जर्क रिएक्शन नहीं देंगे। कंज्यूमर के लिए हम कंसिस्टेंसी प्राइसिंग का मेंटेन करेंगे। ओके, चलिए, तो शुक्रिया अमित जी अर्निंग्स पर बात करने के लिए, अलग अलग मुद्दों पर अपने व्यूज देने के लिए, और कंग्रेचुलेशंस अगेन अच्छे अर्निंग्स के लिए, और उम्मीद करते हैं ये सिलसिला आगे भी रहे। तो गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक हालांकि आज के मार्केट में %.5 नीचे 775 पर ट्रेड करते हुए। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बाजार में प्रेशर सस्टेन करते हुए डे लो पर भारतीय बाजार फिलहाल कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कुछ खबरें आपको बताते हैं। ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल पर सुझाव देने का आज आखिरी दिन है, और टेलीकॉम बिल पर टेलीकॉम कंपनियां और टेक कंपनियां आमने सामने हैं। टेलीकॉम कंपनियां चाहती हैं कि ओटीटी को रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए, जबकि टेक कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए डिटेल्स के साथ असीम हमारे साथ मौजूद है। तो असीम, बताइए क्या है फिलहाल की स्थिति और क्या अपडेट अब तक? देखिए, सरकार जो है टेलीकॉम सेक्टर में नए रिफॉर्म्स करने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जो है जारी किया है, और सभी पक्षों की राय जो है इस पर मांगी गई है। सरकार ये चाहती है कि जो ओटीटी एप्स हैं उनको रेगुलेशन के दायरे में जो है लेकर के आया जाए, लेकिन इसको लेकर के काफी विवाद जो है वो शुरू हो गया है। आज कमेंट्स देने की ड्राफ्ट बिल को आखिरी तारीख है, और कई कंपनियों ने अपने कमेंट जो इसको लेकर के सौंप दिए। सबसे पहले मैं सीयूआई की बात करूं तो जो टेलीकॉम कंपनी की संस्था सीयूआई है, वो चाहती है कि जो ओटीटी कंपनी है उनको लाइसेंस के रेगुलेशन दायरे में लेकर के आ जाए, सेम सर्विस सेम रूल्स जो है उसको लागू किया जाए। खासतौर पर कि ओटीटी ऐप जो है टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क के ऊपर राइड करते हैं, तो इनको नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए का ये पैसे जो है जो कंपनियां हैं उनको, टेलीकॉम कंपनियां उनको दे। इसको लेकर के काफी विवाद है, जबकि जो ओटीटी कंपनियां हैं उसका विरोध जो है वो कर रही है। ओटीटी कंपनियां चाहते हैं कि सरकार इनको किसी भी तरह का रेगुलेशन जो है वो ना लाए, लाइसेंस जो है वो ना लेकर के आए। इससे इनोवेशन जो है प्रभावित होगा। जो नेस्कॉम है, जो ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम है, या फिर जो IMEI है, मोबाइल एप्लीकेशन की संस्था, उसने इसका विरोध जो है वो किया है। तो सरकार इसको लेकर के एक रिवाइज ड्राफ्ट जो है वो जारी करने की तैयारी कर रही है। अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक रिवाइज ड्राफ्ट जो जारी हो जाएगा, और सरकार इसके बाद इस विवाद को हल करने की कोशिश वो करेगी। तो 1 हफ्ते में रिवाइज ड्राफ्ट आएगा, सरकार की कोशिश होगी इसको हल करने की। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे, फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। 3 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला चल रहा है। विघ्नहर्ता के विभोर वाशने, इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़ और यस सिक्योरिटीज के अमित सेठ। अरविंदो फार्मा, विभोर वाशने ने सेल करने की सलाह दी है 482 के टारगेट्स के लिए, 483 पर ट्रेड कर रहा है। इसमें कुछ करेक्शंस होंगे तो लेकर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 483 पर है, तो 482 के टारगेट्स के साथ खरीदारी की कॉल शायद ना हो। वहीं रतन इंडिया एंटरप्राइजेज, ये पंकज ने ऐड किया है 61 के टारगेट के लिए, 52.3 का स्टॉप लॉस, 50 पर कर रहा है ट्रेड, तो बाय कॉल पंकज की ओर से। एक और अपडेट है अमित त्रिवेदी के पोर्टफोलियो से। रेन इंडस्ट्रीज, यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बाय कॉल दी थी इन्होंने 165 के टारगेट्स के लिए, लेकिन 171 का स्टॉप लॉस इनका हिट हो गया है। तो ये है अपडेट। एक बार रिटर्न की स्थिति में दिखा देते हैं। लीड कर रहे हैं विभोर 21% के रिटर्न के साथ। पंकज का पोर्टफोलियो 3.5% का रिटर्न दे रहा है। अमित का पोर्टफोलियो 1% का। विभोर अच्छी बढ़त लेकर फिलहाल लीड बनाए हुए हैं। चलिए, इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार अब देखें नो योर कंपनी। नमस्कार।